नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लैब स्टूडेंट फिजिक्स की इस सीरीज़ में। तो आज अपने को पढ़ना है इस यूनिट का सरल आवर्त गति, जो अपना दोलन वाला यूनिट है, इसका आखिरी टॉपिक वह है ऑस्किलेशन। क्या है? यानी कि अनुनाद। ऑस्किलेशन क्या पढ़ेंगे? ऑस्किलेशन मीन्स अनुनाद। अब उसको पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। वैसे मैं चाहता तो मैं आपको अनुनाद डायरेक्टली भी बता सकता था, लेकिन बेटर है कि आप जो बेसिक भी चीज़ें वो पढ़ के फिर वो अनुनाद पढ़ो तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये तो मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वो तो लिखना ही है, उसके अलावा कुछ मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा बात बोलूँ, आपको लगे कि लिखना चाहिए तो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, पहला है मुक्त दोलन यानी कि फ्री ऑस्किलेशन। मुक्त दोलन यानी कि फ्री ऑस्किलेशन। ये क्या कह रहा है कि बाहरी बल की अनुपस्थिति में, कि मतलब कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा है, तथा प्रत्यानयन बल के प्रभाव में। इसका मतलब कोई भी बाहरी बल नहीं है, केवल प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल मतलब जो माध्य स्थिति की ओर लाने का प्रयास करता है। दोलन कब होते हैं, ऑस्किलेशन कब होते हैं? जब कोई माध्य स्थिति की ओर लाने वाला कोई बल हो तब होते हैं। तो सिर्फ एक ही बल कार्य करना चाहिए, माध्य स्थिति की ओर खींचने वाला प्रत्यानयन बल के प्रभाव में होने वाले दोलन को मुक्त दोलन कर ले, यानी कि फ्री ऑस्किलेशन। उनको बोलेंगे फ्री ऑस्किलेशन। ठीक है, इस स्थिति में इसकी आवृत्ति को स्वाभाविक आवृत्ति कहते हैं, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी कि इस स्थिति में क्या होगा, इसकी जो आवृत्ति होगी ना वो होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, स्वाभाविक आवृत्ति। ठीक है, मतलब जो इसका नेचुरल है वो। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, अनंत समय तक आयाम, आवर्ती तथा ऊर्जा नियत रहते हैं। मतलब क्योंकि इसमें कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, मतलब बाहरी बल बोले तो सिर्फ ये मतलब ऑस्किलेशन कर रहा है, ऊपर नीचे बल, कैसे ऊपर नीचे वाला करो, ऐसे ऐसे करो। ठीक है, तो उसमें कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ भी कोई बाहरी बल नहीं है। ठीक है, ना तो घर्षण बल है, ना श्यान बल है, या फिर कुछ भी ऐसा कोई रोकने वाला, इस ऑस्किलेशन को रोकने वाला कोई बल नहीं है। ठीक है, रोकने वाला कोई बल नहीं है। तो क्या होगा, इसका जो आयाम, आवर्ती तथा ऊर्जा नियत रहेंगे। कहाँ तक? अनंत समय तक। एक बार आपने खींच के छोड़ दिया ना, एक बार खींच के छोड़ दिया तो वो अनंत समय तक नियत रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो खींचने में जो कार्य किया ना, तो आपने कुछ ऊर्जा दी उसको। अब वो ऊर्जा क्या करेगा, एक बार स्थिति से एक बार गति से, एक बार स्थिति से एक बार गति में चेंज होती जाएगी। वो ऊर्जा कहीं पे भी वेस्ट नहीं होगी। अगर घर्षण बल होता तो ऊर्जा हीट एनर्जी के रूप में वेस्ट होती, तो धीरे 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 ये रुक जाता। लेकिन कोई बल नहीं है, कोई बाहरी बल नहीं है। जो ऊर्जा दी वो बस मूव होती जा रही है, मूव होती जा रही है, मतलब गति से घर्षण, घर्षण से गति, बस एक से दूसरे रूप में बदलती जाएगी। और ये ऑस्किलेशन होता जाएगा अनंत समय तक, क्योंकि कोई बाहरी रोक टोक नहीं है। समझ गए? अब नेक्स्ट, अब आता है अवमंदित दोलन यानी कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन। अब इसमें क्या हो गया, यदि बाहरी बल उपस्थित हो, बस सेम कंडीशन वही है, चीज़ यही है। इसमें क्या हो जाएगा, बाहरी बल उपस्थित हो जाएगा। अब बाहरी बल उपस्थित हो गया मतलब रोकने वाला कुछ ना कुछ बल आ गया, यानी घर्षण बल आ गया। कोई भी घर्षण बल हो सकता है, अगर कोई पानी में ऑस्किलेशन हो रहा है, श्यान का बल हो सकता है, श्यान वाला। ठीक है, तो माना घर्षण बल है या फिर कुछ भी कोई बाहरी बल है। ठीक है, तो वो बाहरी बल क्या करेगा, आपको दोलन को रोकने की कोशिश करेगा। तो हर एक बार क्या होगा, हर एक बार जैसे कि पहली बार जैसे कि आप झूला झूल रहे थे, ठीक है, आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, पहली बार झूला झूल रहे थे, तो क्या हुआ, पहली बार में आपने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहली बार में ऐसे इतना था झूले, फिर आपको कोई रोकने वाला है तो आप क्या नेक्स्ट टाइम यहाँ जाओगे, यहाँ तक नहीं पहुँचोगे, यहाँ तक ही पहुँचोगे, फिर अगली बार यहाँ तक ही पहुँचोगे, फिर धीरे 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 घट घट करके रुक जाओगे। समझ गए? धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, आप रुक जाओगे। मतलब बाहरी बल लगेगा तो क्या होगा, तो आयाम व ऊर्जा समय के साथ घटते जाएंगे। आयाम व ऊर्जा समय के साथ घटते जाएंगे, क्योंकि वो क्या होगी, वो ऊर्जा किसी फालतू के काम में वेस्ट होगी, या तो मोस्टली वो किसमें आती है, हीट एनर्जी में, या फिर किसी दूसरे मतलब फालतू के काम में वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो बाहरी बल लगेगा इससे वो क्या करेगा, इसके दोलन को रोकने की कोशिश करेगा। तो दोलन धीरे 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 उनका आयाम समय के साथ कम होगा। मतलब आयाम पहले 10 इधर जा रहा, 10 से फिर 9 पे आया, 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर जाके रुक जाएगा। तो उसको बोलेंगे अवमंदित दोलन यानी कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन। ठीक है, ये समझ गए? अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट है पोषित दोलन यानी कि मेंटेन्ड ऑस्किलेशन। अब मेंटेन मतलब आप समझ गए कि किसी चीज़ को मेंटेन करना, कि भाई कुछ खराब हो गई या फिर नुकसान हो रहा है उसको मेंटेन करना। बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि स्पीड मेंटेन करो।
ठीक है। तो मेंटेन करना मतलब उसको बनाए रखना, उसको बनाए रखना। तो बस बात क्या है, अवमंदित दोलन। अब कौन सा दोलन है, अवमंदित दोलन, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, कोई बाहरी बल ऐसा लग रहा है जो ऊर्जा में कमी कर रहा है, आयाम में कमी कर रहा है। अवमंदित दोलन को यदि बाहर से इतनी ऊर्जा दी जाए, अब देखो अवमंदित दोलन में क्या होता है, कोई बाहरी बल लगता है, वो क्या करता है, इसके आयाम में कमी करता है, ऊर्जा में कमी करता है। तो अपने को क्या करना है, इसको मेंटेन करके रखना है, ऊर्जा में कमी होने नहीं देना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बाहर से इतनी ऊर्जा दी जाए, अपन क्या करेंगे, बाहर से कुछ इसको एक्स्ट्रा ऊर्जा देंगे, जितनी आनी हो रही है उतना अपन दे देंगे, तो ये मेंटेन करके रखेगा। तो बाहर से इतनी ऊर्जा दी जाए कि आयाम तथा ऊर्जा नियत रहे, तो उसको बोलेंगे मेंटेन्ड, पोषित ऑस्किलेशन। क्या कर रहे हैं, पोषित मतलब उसका पोषण कर रहे हैं, मुक्त मतलब वो फ्री है, अपने हिसाब से ऑस्किलेशन कर रहे हैं। अवमंदित मतलब उसमें अपन अवमंदन पर मतलब रुकावट डाल रहे हैं, और पोषित मतलब अगर कोई रुकावट डाल रहा है तो उसका उल्टा अपन सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो मेंटेन हो गया, ये हो गया पोषित। तीनों समझ गए, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जाएंगे अपन, एक और है, उसके बाद जाएंगे अपन ये उसके रेजोनेंस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वहाँ जाके वो टॉपिक अपन इजी से समझ पाएंगे, पहले इनको समझना थोड़ा जरूरी था। तो चलिए अब देखते हैं परिचालित दोलन या फोर्स्ड ऑस्किलेशन या फिर प्रणोदित दोलन। इसको प्रणोदित दोलन भी बोलते हैं, परिचालित बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स्ड ऑस्किलेशन। अब देखो, जब किसी दोलन करने वाली वस्तु यानी कि मुक्त दोलन कर रही है, ठीक है, कोई बाहरी बल है नहीं लेकिन अब आगे लगेगा, ठीक है, कोई भी वस्तु जो मुक्त दोलन कर रही है, दोलन करने वाली वस्तु पर बाहरी आवर्ती बल यानी कि मतलब पीरियोडिक फोर्स लग रहा है। आवर्ती बल मतलब ये होता है कि ये लगा, रुक गया, फिर से 1 सेकंड बाद ये लगा, भाई एक आवर्ती मतलब एक आवर्तकाल होता है फिक्स, कि भाई हर एक 2 सेकंड में लग रहा है, तो लग गया, रुक गया, हर एक 2 सेकंड के बाद मैं लगा रहा हूँ, रोक रहा हूँ, लगा रहा हूँ, रोक रहा हूँ। और एक होता है बल जो कि लगातार लगा रहता है, ठीक है, वो लगातार, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, इस पर लगातार लगा हुआ है, और ये जो मैं लगा रहा हूँ, एक बार लग गया, 1 सेकंड बाद फिर से लग गया, फिर से, तो ये क्या हो रहा है, आवर्ती बल, यानी कि एक निश्चित समयांतराल पश्चात वो फिर से लग रहा है, ठीक है, मतलब लगातार नहीं लग रहा। जब किसी दोलन करने वाली वस्तु पर बाहरी बल तो लग रहा है, लेकिन कौन सा बल है आपकी बार, बाहरी आवर्ती बल, बाहरी आवर्ती बल, ठीक है, मतलब एक बार लग रहा है, एक बार हट रहा है, फिर से लग रहा है, फिर से हट रहा है, ऐसे आरोपित किया जाता है, जिसकी आवर्ती वस्तु की स्वाभाविक आवर्ती से भिन्न हो। मतलब वस्तु के जो दोलन करने की आवर्ती है उसकी आवर्ती से इसकी आवर्ती भिन्न हो, ठीक है, मतलब जैसे कि आपको पता है आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम वाला होता है ना, F=1/T या T=1/F ऐसे होता है। तो ये मान सकते हो कि भाई इसका दोनों की आवर्ती भिन्न भिन्न है, मतलब दोनों का आवर्तकाल भिन्न भिन्न है। भाई आवर्ती भिन्न भिन्न बोला मतलब आवर्तकाल भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग, ठीक है। तो जिसकी आवर्ती वस्तु की स्वाभाविक आवर्ती से भिन्न हो, जो बाहरी फोर्स लग रहा है उसकी आवर्ती क्या, वस्तु की जो स्वाभाविक आवर्ती है उससे अलग है, भिन्न है। तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, वस्तु बाहरी बल की आवर्ती से ही दोलन करने लगती है, बाहरी बल की आवर्ती से ही दोलन करने लगती है। मतलब कहने का मतलब, यदि सिंपली कि भाई इसका आवर्ती ओमेगा नॉट है, भाई नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, स्वाभाविक आवर्ती कितनी है वस्तु की, ओमेगा नॉट, लेकिन मैंने कोई ऐसा फोर्स डाला जिसकी आवर्ती ओमेगा है, तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये वस्तु खुद क्या होगी, इस ओमेगा आवर्ती से ही दोलन करने लग जाएगी, ठीक है। तो मतलब वस्तु अपना खुद की नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो भूल जाएगी और इस ओमेगा आवर्ती से दोलन करने लग जाएगी। अब इसका एक मस्त एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से सोचना, कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा। आपने कभी झूला झूला है, झूला आपने कभी झूला है क्या? देखो झूला झूलते हुए आपने देखा होगा, आपने जैसे कि कोई दूसरा कोई धक्का दे रहा था, जैसे कि थोड़ी देर के लिए मतलब कोई एक झूला झूल रहा है, कोई उसको दूसरा धक्का दे रहा था, ठीक है, धक्का दिया फिर अब झूल रहा है, ठीक है। अब वो बिना धक्का दिए मतलब क्योंकि उसमें ऊर्जा आ गई ना, तो ऐसे 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 झूल रहा है। अब कोई दूसरा गया, अब कोई और गया, ठीक है, या फिर आप गए, पहले कोई और धक्का दे रहा था, अब आप गए। अब आपको जाके क्या करना है, आप इसको बार बार धक्का दो, ऐसे फोर्स करो, जब आपके पास आ रहा है तो ऐसे फोर्स दे रहे हो। तो जब स्टार्टिंग में आप 1-2 धक्के दे रहे हो तब तक तो तालमेल नहीं बैठता, वो तालमेल बैठता नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप जिस मतलब
टाइमिंग से धक्का दे रहे हो ना, उसी टाइमिंग के साथ में वो झूला भी आ रहा है। मतलब कुछ टाइम तक तो क्या होता है, उसका आना और आपके धक्का देने का वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। हो सकता है वो ऐसे आ रहा है और आप ऐसे दे रहे हो, वो मतलब टकरा जाता है, आपस में से टक्कर हो जाती है। वो ऐसे आ रहा है झूला, झूला ऐसे आ रहा होता है, ऐसे आ रहा होता है और आप इसको ऐसे धक्का दे रहे होते हैं, तो आप आपस में टकरा जाता है। लेकिन कुछ समय बाद आपका धक्का देने का तालमेल ऐसा बैठ जाएगा कि वो जब एंड पॉइंट पे आएगा जहाँ वेग जीरो होता है, वहीं से आप धक्का लगाओगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे तालमेल बैठ जाता है। होता है ना, आप करना, ट्राई करना, देखना। जब पहले एक दो धक्के लगो तब तालमेल बैठता नहीं सेटिंग से, फिर ऐसी लय बन जाती है कि मतलब बिल्कुल एकदम जीरो पे आता है, फिर आप धक्का देते हो, फिर से जीरो पे आया, फिर से धक्का देते हो। स्टार्टिंग में एक दो बार क्या होता है, बीच में टकरा जाता है या फिर कहीं आगे पीछे, वो तालमेल नहीं बैठ पाता। एक पॉइंट पे जाकर तालमेल बैठ जाता है। तो बस वही है, तालमेल बैठना मतलब दोनों की आवृत्ति समान होगी। भाई आपके जो फोर्स लगा रहे हो उसकी आवृत्ति तो ओमेगा थी, लेकिन जो झूला झूल रहा था उसकी क्या थी, ओमेगा नॉट थी। लेकिन वो तालमेल ऐसा बैठ गया कि उस झूले ने भी आपकी जो आवृत्ति थी ओमेगा, उसको ले लिया, खुद की ओमेगा नॉट भूल गया, नेचुरल आवृत्ति भूल गया, स्वाभाविक आवृत्ति भूल गया। बस तो तालमेल बैठना मतलब, तालमेल बैठता कब है, जब दोनों समान आवृत्ति से काम हो, समान समय तक। अब अपन बोलते हैं ना कि जब कोई क्या बोलते हैं, जब क्या बोलते हैं अपना स्कूल में जो पीटी वगैरह करते हैं, पीटी पीरियड, उसमें अपने पैर मिलते थे, मतलब कैसे एकदम एक साथ आती है आवाज़, वो तालमेल बैठा कि नहीं कि आवृत्ति। जब आपका पग आगे वाला पग उठ के आगे बढ़ता तो सभी का साथ में आगे बढ़ता, तो क्या है, सभी की तालमेल है, सभी की आवृत्ति एक ही है। तो समझ गए। तो जब भी झूले में तालमेल बैठता है मतलब आवृत्ति एक होगी। यहाँ पर भी क्या होता है, स्टार्टिंग में तो तालमेल नहीं बैठेगा, लेकिन लास्ट में जाके बैठ जाएगा। तो समझ गए, ये होता है प्रणोदी दोलन या परिचालित दोलन, इसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑस्किलेशन भी बोलते हैं। अब पढ़ेंगे अपन अनुनाद, रेजोनेंस। तो अब देखो, अब पढ़ते हैं मेन टॉपिक पे आगे, अनुनाद, रेजोनेंस। इसको ध्यान से देखना। जब किसी दोलन करने वाली वस्तु पर बाहरी आवर्ती बल आरोपित किया जाता है, क्या करते हैं, कोई वस्तु दोलन कर रही है, उस पर अपन बाहरी बल, जो कौन सा बल है, आवर्ती बल, नहीं, एक बार लग रहा है, एक बार हट रहा है, एक बार लग रहा है, एक बार हट रहा है, आरोपित किया जाता है। यदि बाहरी आवर्ती बल तथा दोलन की आवृत्ति समान हो, ये क्या कर रहा है, पहले क्या था कि समान नहीं थी, यानी कि भिन्न था, अपन ने अलग अलग माना था। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, यदि बाहरी आवर्ती बल तथा दोलन की आवृत्ति समान हो, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो दोलन का आयाम बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो दोलन का आयाम बहुत अधिक प्राप्त होता है। इस स्थिति में बाहरी बल से दोलन को अधिकतम ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी कि जो बाहरी बल क्या करता है, दोलन को अधिकतम ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तथा आयाम अत्यधिक हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, वो झूले वाला एग्जाम्पल ले लो भाई। पहले जब वो झूला झूल रही थी लड़की, तो पहले वाले केस में क्या था कि लड़की के झूला झूलने की आवृत्ति और आपके उसको धक्का देने की आवृत्ति वो अलग अलग थी, मैच नहीं कर रही थी। तो आप स्टार्टिंग में तो एक दो धक्के ऐसे तो मैच नहीं कर, फिर एक टाइम पे जाके तालमेल बैठ जाता है, उस टाइम फिर आपको एकदम सही से आयाम प्राप्त होता है, यानी कि आप उसको अधिकतम दूर तक भेज पाते हो। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि भाई आपका पहले से तालमेल बैठ, जैसे आप स्टार्ट करो ना उसी टाइम तालमेल बैठ जाए, कि भाई जिस आवृत्ति से वो जुड़ रही है उसी आवृत्ति से आप उसी टाइम से पहले ही टाइम से आप धक्का देना स्टार्ट करो ना, तो वो क्या होगा, बिल्कुल सपोर्टिव में काम करेगा, यानी कि वो आयाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर जैसे कि हमेशा देते हो ना कि भाई धक्का, जैसे कि लड़की आ रही है, ठीक है, लड़की जहाँ 0 पॉइंट पर रुकती है जाके, ऐसे होता है ना हमेशा, ऐसे जाएंगे, एक पॉइंट ऐसे आएगा जहाँ रुक जाएगी, जहाँ रुके वहीं पे धक्का दे दो, तो वो क्या हो गया, उसके साथ तालमेल बैठना, यानी कि उसकी आवृत्ति के साथ अपनी बाहर की आवृत्ति मैच करना। तो जैसी वो आवृत्ति मैच होती है ना, तो बहुत झूला बहुत अच्छे से झूलता है, वही बात होती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, अपन जो ऊर्जा दे रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी उसको सही से स्थानांतरित हो रही है, ठीक है। ऐसा लगा जैसे मैं नागिन डांस कर रहा हूँ, ठीक है, वो पूरी की पूरी स्थानांतरित हो रही है, ठीक है। जबकि अगर आवृत्ति मैच नहीं करी ना, तो आप धक्का दोगे, वो ऐसे आ रही है, तो आपस में टक्कर होती है, तो वो टक्कर में भी ऊर्जा लॉस हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो क्या हुआ, तालमेल पहले से बैठा हुआ, मतलब आप जैसे ही पहला धक्का दे रहे हो ना, उसी टाइम आपका तालमेल बैठा हुआ है। तो उसका मतलब क्या होगा, उस स्थिति में जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप ऊर्जा उसको दे रहे हो, जो भी आप धक्का उसको दे रहे हो, वो ऊर्जा इसको अधिकतम स्थानांतरण होता है, पूरा का पूरा स्थानांतरण हो जाता है, अधिकतम, मतलब ये मान लो, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, आयाम बहुत अत्यधिक होगा, यानी कि लड़की या लड़का जो भी झूल रहा है वो दूर तक जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो, ये फार्मूला किसका है, प्रणोदी दोलन का, ये फार्मूला। उस केस में अपने क्या होता है, ओमेगा नॉट, तो क्या है, दोलन
क्या है, ओमेगा नॉट क्या है, दोलन की स्वाभाविक आवृत्ति, और ओमेगा क्या है, बाहरी बल की आवृत्ति। अब अपने रेजोनेंस के केस में क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाता है। रेजोनेंस के केस में क्या हो जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यानी कि बाहरी बल की आवृत्ति इसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर यहाँ पे लिखोगे ओमेगा इज इक्वल टू, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एम स्क्वायर जीरो, ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो लिखोगे तो क्या आएगा, इसकी जो आयाम की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, ए एफ नॉट ओमेगा बी। तो आयाम की वैल्यू अपने को अधिकतम प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होती है, अधिकतम एफ नॉट ओमेगा बी। अब ये बी क्या है, बी होता है अवमंदन गुणांक, बी क्या होता है, एक टाइप से अवमंदन गुणांक मान लो, ठीक है उसको। तो अतः दोलन के अनुनाद की तीक्ष्णता अवमंदन पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, अवमंदन, यानी कि अवमंदन गुणांक पर निर्भर करती है। अगर ये ज़्यादा होगा बी का मान, तो जो आपकी जो रेजोनेंस की स्थिति में जो आयाम प्राप्त होगा वो कम होगा, और अगर ये कम होगा बी, तो ए का मान ज़्यादा होगा, यानी कि रेजोनेंस की स्थिति में ए का मान ज़्यादा प्राप्त होगा, यानी कि आयाम की जो तीक्ष्णता है वो ज़्यादा प्राप्त होगी। तो समझ गए ये अनुनाद वाला टॉपिक। ये इतना छोटा सा था, लेकिन उसके लिए अपने को बहुत सारी चीज़ें पहले समझनी जरूरी थी, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसका कोई एक एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक पूरा। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। ये कह रहा है कि जब कोई सेना किसी पुल को पार करती है, ये इसका एक फेमस एग्जाम्पल है। जब कोई सेना किसी पुल को पार करती है, तब सभी सैनिक एक साथ कदम मिलाकर नहीं चलते, सभी सैनिक एक साथ कदम मिलाकर नहीं चलते। क्यों? क्योंकि यदि सैनिकों के कदम मिलाने की आवृत्ति पुल के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, यानी कि भाई पुल क्या होता है, पुल में थोड़ा बहुत दोलन होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत दोलन होता है। तो जो पुल जो दोलन करता है उसकी एक आवृत्ति होती है, वो उसकी नेचुरल आवृत्ति होती है, स्वाभाविक आवृत्ति। अब क्या करेंगे, कोई उस पर चल रहा है, ठीक है, मतलब बहुत सारे जो सैनिक अगर मतलब पैर मिलाते हुए, कदम ताल करते हुए, परेड करते हुए चल रहे हैं, तो जो उनके जो परेड करने की आवृत्ति, एक आदमी चला तो उसे तो उतना फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे अगर एक साथ सेम कदम ताल के साथ सेम आवृत्ति के साथ चलते हैं, तो बहुत सारा बल एक साथ लग रहा है, तो जो उनके जो कदम ताल की आवृत्ति है वो एक बाहरी बल है, वो बाहरी बल वाली आवृत्ति, ठीक है, और इसकी आवृत्ति कोई और है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो पुल क्या होगा, धीरे धीरे इनके जो कदम ताल की आवृत्ति है ना, उस आवृत्ति से दोलन करने लगेगा। तो मतलब क्या होगा, उस स्थिति में आयाम क्या हो जाएंगे, मतलब आवृत्ति समान हो जाएगी, तो आयाम बढ़ जाएंगे, आयाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यानी कि आयाम बढ़ जाएगी, यानी पुल अधिक दोलन करने लगेगा, मतलब पहले इतना तय हिल रहा था, इतना तय हिलेगा, और बहुत हिल गया पुल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ गए। तो ये पुल वाला जब भी एग्जाम्पल आए तो किस पर डिपेंड करता है, अनुनाद पे, याद रखना। जब कोई सेना किसी पुल को पार करती है, तब सैनिक एक साथ कदम मिलाकर नहीं चलते हैं, क्योंकि यदि सैनिकों के कदम मिलाने की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, तब पुल के दोलन का आयाम बढ़ जाता है, जिससे पुल टूटने का खतरा बना रहता है। तो ये अपने अनुनाद वाला टॉपिक पूरा हो गया। अब कोई 3 मस्त न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल में है, मैं उनको समझाता हूँ, ठीक है, वो अच्छे वाले करते हैं अपन। 3 सवाल है तो थ्योरेटिकल टाइप, लेकिन समझने लायक है, बहुत अच्छे सवाल है, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूछ रहा है कि आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही लड़की, मैंने माना कि एक लड़की क्या कर रही है, झूला झूल रही है, तो झूला झूल रही लड़की के पास एक और लड़की बैठ जाती है। तो भाई झूला झूल रही लड़की यानी कि वो किसका केस है, सरल लोलक वाला केस है। झूला झूला मतलब सरल लोलक वाला वो केस है। तो सरल लोलक मतलब आवर्तकाल क्या होता है, T=2πL/G, ठीक है। तो यदि झूला झूल रही लड़की के पास एक और लड़की बैठ जाती है, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो एक और लड़की बैठ जाएगी, मतलब क्या हुआ, पहले अगर द्रव्यमान 50 kg था, तो 50 kg की लड़की और बैठ गई तो कितना 100 kg हो गया। लेकिन यहाँ तो टी तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, टी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो क्या कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो अब लिख दो, चूँकि आवर्तकाल, चूँकि लड़की बैठेगी तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है, इसको लिख लेना, चूँकि लड़की बैठेगी तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन आवर्तकाल का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जो वस्तु सरल लोलक वाली जो गति कर रहा है, ठीक है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। किस केस में, झूला झूलने के केस में।
झूला झूलने के केस में 2π√L/g होता है। बाकी के केस में तो M/k वगैरह वो चीज़ें वहाँ वो बात अलग है, ठीक है। अपन बात करेंगे इसकी झूले वाले केस यानी कि सरल लोलक वाले केस की। तो सरल लोलक में क्या होता है, T = 2π√L/g। तो यहाँ पर आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बदलेगा क्या, जैसे ही दूसरी लड़की बैठेगी तो सिर्फ द्रव्यमान बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, ना तो L बदलेगा ना G बदलेगा। नहीं भाई झूला झूल रही है, ये लड़की थी, अब यहाँ आके एक और पास में बैठ गई तो L वही रहा, G वही रहा, कुछ बदला नहीं। ये कब बदलेगा, जब या तो L बदलेगा या G बदलेगा तब, ठीक है। तो क्या होगा, आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लिख लेना, ठीक है। अब यदि झूला झूलती लड़की अचानक खड़ी हो जाए, झूला झूलती लड़की अचानक खड़ी हो जाए, तो अब देखो पता T = 2π/L/g। अब देखो ये पहले ये लड़की झूला झूल रही, लड़की यहाँ पर थी, तो मान लिया लड़की 50 kg की थी, ठीक है, और ये लंबाई कितनी है, 10 मीटर थी माना, ये लंबाई कितनी 10। अभी लड़की क्या हुई, खड़ी होगी, तो लड़की मतलब यहाँ से लगाकर ये खड़ी होगी, मतलब ऐसे होगा झूले पे, या फिर मान लो झूले पे मतलब पैर तो नीचे रहेंगे ना, ठीक है। तो ये समझ लो कि लड़की यहाँ पे पैर टिका के लड़की हो गई खड़ी, लड़की खड़ी होगी ना, तो पहले अपना कहा था अब द्रव्यमान पूरा फैल गया है, अब लड़की का द्रव्यमान यहाँ से लगाकर यहाँ तक फैल गया। तो मैंने बताया जब भी द्रव्यमान फैल जाता है तब अपन कहाँ पे मानते हैं, द्रव्यमान केंद्र पर मानते हैं। तो लड़की का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे, कहीं आसपास, पेट के आसपास, ठीक है। तो क्या होगा, ये 50 kg अपन कहाँ मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे, क्या पर मानेंगे, यहाँ पर। तो पहले अपना जो लंबाई थी वो कितनी थी, या इस पॉइंट तक 10 थी, तो अभी ये घट के 10 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये 10 के घट के कम हो जाएगी, यानी कि प्रभावी लंबाई में ये जो सरल लोलक है, झूला का एक टाइप का सरल लोलक है, तो प्रभावी लंबाई में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान केंद्र, पहले लड़की यहाँ बैठी थी ऐसे, भाई बैठी है तो मतलब सब बात द्रव्यमान केंद्र वहीं पे है, जब खड़ी होगी तो द्रव्यमान केंद्र ऊपर पहुँच जाएगा, तो ऊपर पहुँचते ही वो क्या है, प्रभावी लंबाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, तो अगर L का मान कम होगा तो T का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा, समझ गए। तो लिख लेना कि चूंकि लड़की खड़ी होगी तो द्रव्यमान केंद्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो जो प्रभावी लंबाई है उसमें कमी हो जाएगी, तो चूंकि प्रभावी लंबाई में कमी होगी इसलिए T के मान में भी क्या होगी, कमी होगी, आवर्तकाल घट जाएगा, समझ गए। अब एक और केस, ये कह रहा है यदि एक लोलक को ऋण आवेशित किया जाता है, ये कह रहा है कोई सरल लोलक है, ठीक है, इसको क्या कर दिया, ऋण आवेशित, नेगेटिव, और इसके नीचे एक धन आवेशित प्लेट, या कोई नीचे क्या लगा दिया, पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, एक तो गुरुत्वाकर्षण तो बल तो लग ही रहा है, mg गुरुत्वाकर्षण बल तो लग ही रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये और विद्युत बल और लगेगा, क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, तो एक बल और लगेगा नीचे, तो कुल बल क्या हो जाएगा, F टोटल क्या हो जाएगा, mg प्लस विद्युत बल, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे तो जो A आएगा ना, जो अपना एक्सीलरेशन त्वरण यानी बढ़ेगा, त्वरण का मान पहले तो क्या था, जो लगने वाला त्वरण क्या था, सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण था, आगे कोई और बल नहीं, लेकिन अभी एक और बल आ गया, विद्युत बल और आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, इस प्रभावी G यानी कि इफेक्टिव G, तो प्रभावी G का मान बढ़ जाएगा। जो इफेक्टिव G है, पहले जो बल लग रहा था उसमें अपना एक ही त्वरण था, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था इसलिए उसका गुरुत्वीय त्वरण G लिख दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा एक और बल आ गया, विद्युत बल, तो प्रभावी बल बढ़ गया, तो प्रभावी बल बढ़ गया तो साफ बात है प्रभावी त्वरण भी बढ़ेगा। तो जैसे ही प्रभावी त्वरण बढ़ेगा तो ये G नहीं रहेगी, G के अलावा कुछ और हो जाएगा, इसका मान और बढ़ जाएगा। तो जैसे ये बढ़ेगा, अपने को पता नीचे वाला मान बढ़ता है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग था, इन सबको नोट कर दो और अच्छे से समझ लो, जो भी मैंने बोला है वो आप लिख लेना, ठीक है। अब मोस्टली चीज़ें पूरी हो गई है, लेकिन अब मेरे को 2 चीज़ें और याद आ गई है, क्योंकि अध्ययन से बोर्ड है, कुछ भी पूछ सकता है, उनको मैं ज़्यादा डेरिवेशन करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो 2 चीज़ों के वो आप नोट कर लो।
ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अध्ययन बोर्ड है, वो कुछ भी पूछ सकता है, उससे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसने स्प्रिंग से सवाल पूछ लिए, तो मोस्टली जो सरल आवर्त गति के जो सवाल बनते हैं तो उसने पूछ लिए, तो हो सकता है आपकी बार इन चीज़ों से भी सवाल आ जाए क्योंकि ये भी एक सरल आवर्त गति का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब देखो एक है मरोड़ी लोलक। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना। मरोड़ी लोलक मतलब एक तार होता है ऐसे, और तार के नीचे ऐसे ऐसे चक्री टाइप मान लो, एक चक्री जैसी उसमें जैसे अपन एक थीटा एंगल से ऐसे थोड़ा घुमाते हैं ना, मतलब ठीक है, तो मतलब वो ऐसा होता है फिक्स रहता है, मतलब ठीक है, बंधा हुआ रहता है, मतलब वो घूमता नहीं है, अपन जबरदस्ती जैसे करना पड़ता, तुम मुड़ के घूम जाता है, वापस छोड़ देते तो वापस वो ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे अपन घुमा के छोड़ेंगे तो वो ऐसे ऐसे दोलन करेगा, ऐसे फिर वापस आगे पीछे ऐसे ऐसे दोलन करेगा, समझ गए। तो उस केस में क्या होगा, जैसे आप ऐसे करोगे तो जो इसको माध्य स्थिति को लाने के लिए एक अभी घूम रहा है, तो घूमने के केस में मैंने बताया बल नहीं होगा, बल आगुण होता है। क्या होता है, बल आगुण। तो इस स्थिति में क्या होगा, एक बल आगुण इसको माध्य स्थिति को लाने की कोशिश करेगा। आप एक बल आगुण लगा के इसको घुमाओगे फिर छोड़ दोगे, तो फिर क्या करेगा, इसको माध्य से स्थिति को लाने वाला एक बल आगुण इस पर कार्य करेगा। ठीक है, तो वो बल आगुण क्या होगा, उसको बोलेंगे प्रत्यानयन बल आगुण। आपने थीटा कौन से विस्थापित किया, क्योंकि सिंपल बल में, सिंपल आवर्त गति में क्या करते हो आप, एक्स से विस्थापित करते हो तो एफ एक माध्य स्थिति को बल लगता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्स नहीं करके कोणीय विस्थापन कर रहे हो, रेखीय विस्थापन नहीं करके कोणीय कर रहे हो। तो अब क्या होगा, कोणीय वाले केस में क्या होता है, बल आगुण होता है। तो बल आगुण इसको वापस घुमा के अपनी स्थिति पे लाएगा, तो ऐसे 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 दोलन करेगा। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल आगुण समानुपाती होगा कोणीय विस्थापन के। तो बल आगुण क्या होता है, टाउ समानुपाती माइनस थीटा। माइनस क्यों लेगा, मैंने बताया ना भाई, कोणीय विस्थापन आप इस साइड कर रहे हो, कोणीय विस्थापन आपने इस साइड किया, ऐसे घुमाया, तो प्रत्यानयन बल आगुण इसको इस साइड लाने की कोशिश करेगा, माध्य स्थिति लाने की कोशिश करेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए क्या है आपने माइनस लिखा। तो टाउ अब ये समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा, तो क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। जिस प्रकार ये एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आता है, उसी प्रकार टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। सी क्या है, तार का मरोड़ी नियतांक। सी क्या है, तो ये तार है उसका मरोड़ी नियतांक है। ठीक है, अब देखो, तो अपने को पता है टाउ क्या होता है, बल आगुण क्या होता है, आई अल्फा, यानी कि जड़त्व आगुण इंटू ये क्या होता है, कोणीय त्वरण, ये होता है। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, सभी को पता है, अपन ने पढ़ा है, इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। अब अपने को अल्फा बराबर क्या होता है, डी स्क्वायर थीटा बाई डी स्क्वायर। ये कैसे होता है, देखो, जिस प्रकार ओमेगा बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, सॉरी मतलब जो ओमेगा ये होता है कोणीय वेग, तो कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन थीटा में परिवर्तन की दर, ओमेगा जरूर डी ओमेगा बाई डी थीटा। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। उसी प्रकार कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। और जब ओमेगा की वैल्यू यहाँ लिखोगे तो ये डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए, सेम ऐसे कैसे, इसमें सिर्फ आप थीटा की जगह एक्स था या थीटा आ गया। ठीक है, वहाँ वी की जगह ओमेगा, ए की जगह अल्फा। तो आई डी स्क्वायर थीटा माइनस ई सी थीटा। जब आप इसको इस साइड लेके जाओगे और इसको डिवाइड में लेके जाओगे, ऐसे सेट करोगे, तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर प्लस सी आई थीटा बराबर 0। अब देखो इससे तुलना करोगे ना, तो देखो थीटा की जगह एक्स से बस सिर्फ इतना फर्क है, बाकी क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी आई। यहाँ पर रेखीय विस्थापन था, यहाँ पर कोणीय विस्थापन है, लेकिन समीकरण होगी वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी आई, ओमेगा बराबर क्या होगा, सी अपॉन आई, तो टी बराबर होगा 2 पाई आई अपॉन सी। यानी कि अगर आपको कुछ मरोड़ी लोलक दे दे या फिर मरोड़ी लोलक नहीं देखे, बहुत सारे ऐसे मतलब सिस्टम बनते हैं जो बल आगुण के अधीन वो अपनी सरल आवर्त गति करते हैं। तो उस केस में क्या करना, टी इज इक्वल टू 2 पाई आई जड़त्व आगुण, सी मरोड़ी नियतांक। ये सेम ऐसे कैसे है, जैसे कि उसमें अपने एम आ रहा था ऊपर, नीचे के आ रहा था, एम की टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम अपन के ऐसे आ रहा था, तो यहाँ पर सी की जगह क्या आएगा, आ गया कॉन्स्टेंट, आई की जगह एम, तो ये समझ लो एम की जगह आई हो गया है, द्रव्यमान की जगह जड़त्व आगुण, और यहाँ स्प्रिंग नियतांक बल नियतांक की जगह मरोड़ी नियतांक। समझ गए, ठीक है। तो ये टी इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन सी। अब क्या है, एक है और है, ये देख लो, यू नली में दोलन, किसमें दोलन पड़ रहे हैं अपन, यू नली में। यू नली मतलब ऐसी एक नली है यू आकार की, इसमें पानी भरा हुआ है, तो यू आकार में पानी भरोगे तो क्या होगा, दोनों सेम लेवल पे होंगे,
दोनों किस पे होंगे, सेम लेवल। देखना जब भी ऐसे नली होगी ना, यू नली, उसमें आप पहले पानी भरोगे तो दोनों सेम लेवल पे आके सेट हो जाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक साइड को दबा रहे हो, एक साइड को दबा के छोड़ रहे हो, तो क्या करेगा, पानी दोलन करेगा। यानी कि पानी एक बार आपने जैसे जैसे दबाया ना, तो ये दबाओगे तो ये वाला पानी ऊपर आएगा, ठीक है। तो जैसे छोड़ोगे तो ये पानी फिर से ऊपर आएगा, तो ये नीचे जाएगा। ये पानी जैसे ऐसे दोलन करेगा, ऐसे 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 दोलन करेगा। तो उसका आवर्तकाल कितना होता है, T = 2π/h/g। सेम ऐसे कैसे, T = 2π/L/g होता है ना, √L/g। वैसे कैसे T = 2π√h/g। h क्या है, इसका जो स्टार्टिंग में जो लेवल था, h लेवल, जिस लेवल तक पानी भरा हुआ था, वो h लंबाई है मीटर में। T = 2π/h/g, ठीक है। तो समझ गए। तो ये लेक्चर अपना यहीं पर ख़त्म होता है। और अपन इसमें अब करेंगे 2016 और 2018 में आए हुए न्यूमेरिकल। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।